कक्षा 12 के इतिहास के विद्यार्थियों के लिए आज का जो टॉपिक है मौर्य प्रशासन, इस टॉपिक को हम राजा, किसान और नगर के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। और बच्चों, भारतीय इतिहास में आपने पढ़ा कि साम्राज्य निर्माण का प्रथम सफल प्रयास मौर्य राजवंश के अंतर्गत ही हुआ। मौर्यों के अधीन मगध साम्राज्य का स्वरूप था वो अखिल भारतीय हो गया। इस अखिल भारतीय साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए मौर्यों ने एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की। इसे हम विभिन्न घटकों के अंतर्गत समझ सकते हैं। पहला घटक है बच्चों आपका केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में पहला जो महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी था वो सम्राट था। सम्राट जो था वह शक्तिशाली था, क्योंकि उस समय राजतंत्र शासन प्रणाली का विकास हो चुका था। लेकिन बच्चों, सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वो निरंकुश नहीं था। उस पर मंत्री परिषद का अंकुश होता था। लेकिन जो मौर्य शासक थे वो लोक कल्याण की भावना से कार्य करते थे। इसका जीता जागता उदाहरण अशोक के अभिलेख हैं। अशोक अपने अभिलेखों में कहता है कि उसकी समस्त प्रजा उसकी संतान के समान है। तो बच्चों, दूसरा इसका जो बिंदु है वो मंत्री परिषद है, क्योंकि राजा के सहयोग के लिए मंत्री परिषद महत्वपूर्ण कार्य करती थी। ये मंत्रियों का एक समूह होता था। इसके अंतर्गत 18 मंत्री होते थे। प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग के अधिकारी के रूप में होते थे और इनका नाम तीर्थ था। और राजा के जो दैनिक प्रशासन हेतु 3 या 4 मंत्रियों की एक जो मंत्रणा समिति होती थी, जो राजा को समय समय पर महत्वपूर्ण मामलों में उसको परामर्श करती थी, उसको सलाह देती थी। तो बच्चों, इसके बाद प्रशासन का जो स्वरूप था वो कौटिल्य या चाणक्य जो चंद्रगुप्त के राजगुरु थे, उन्होंने इसके लिए सप्तांग सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की। और उसमें राज्य के महत्वपूर्ण 7 घटक हैं, जिसमें राजा, मंत्री या अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र। और मित्र इसमें जो राजा था उसका एक सबसे विश्वसनीय मित्र होता था, जो आपत्ति काल में उसकी हमेशा मदद करता था। और कोष का अर्थ आपको पता है कि ये राजकोष था। तो अन्य जो शब्द हैं उसको आप भली भांति इन शब्दों से वाकिफ होंगे। तो बच्चों, इसमें जो दुर्ग थे वो 4 प्रकार के थे। औदिक दुर्ग जो पानी से घिरा होता था, पर्वत दुर्ग और वन दुर्ग और धनवन दुर्ग। और ये आपत्ति काल में राजा के निवास स्थान के रूप में तब्दील होते थे। और राजा जब संकट काल में होता था तो राजा किसी भी दुर्ग में ठहर सकता था। और सबसे बड़ी विशेषता थी कि ये अवेद्य होते थे, इनको भेदा नहीं जा सकता था। बच्चों, इस सप्तांग सिद्धांत के अनुसार मौर्य प्रशासन और उसकी गृह और विदेश नीति क्या होती थी, संचालित होती थी। अब हम बात करते हैं कि प्रांतीय प्रशासन की। प्रांतीय प्रशासन मौर्य के अंतर्गत 5 राजनीतिक केंद्र थे: उत्तरापथ, दक्षिणापथ, केंद्रीय पथ, प्राची और अवंती पथ। तो बच्चों, हम इसको सुविधा के अनुसार मानचित्र और रेखाचित्र के माध्यम से समझेंगे। तो बच्चों, रेखाचित्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो उत्तरापथ है, उत्तरापथ में सबसे उत्तर का जो राज्य था वो आपका ये, और ये दक्षिणापथ है, और ये प्राची पूरब में, और पश्चिम में अवंती पथ जिसको हम उज्जैनी कहते हैं, और मध्य पथ जिसमें मगध था। तो बच्चों, इसको हमने सुविधा के अनुसार, जो उत्तरापथ है उसकी जो राजधानी है वो उसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। और बच्चों, तक्षशिला भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। कालांतर में इसका स्थान नालंदा विश्वविद्यालय ने ले लिया। और मुख्य अन्य बिंदु यह है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त ने यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी, और वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। और दूसरा दक्षिणापथ जो आपका, ये इसकी राजधानी स्वर्णगिरी है। वर्तमान का जो कर्नाटक क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। और कर्नाटक की जो वर्तमान जो कोलार खान है वो इसी क्षेत्र में है। हम कोलार खान से इस स्थान को जोड़ते हुए इसको याद कर सकते हैं। और इसके बाद सबसे पूर्व में तोसली और कलिंग दिख रहा है। ये प्राची नामक जो राज्य था उसकी राजधानी थी।
और आपको पता है कलिंग को 261 ईसा पूर्व में अशोक ने जीत लिया था और यहाँ पर लाखों की संख्या में उसने रक्तपात किया और रक्तपात होने से उसका हृदय जो था परिवर्तित हो गया। उसने घोषणा कर दी कि आज से वो भेरी नीति या युद्ध नीति को त्याग कर धम्म की नीति चलाएगा। और उसके बाद सबसे जो पश्चिम में था वो प्राची पूर्व में था और सबसे पश्चिम में था आपका अवंती जो था उसकी राजधानी उज्जैनी थी। वर्तमान समय का उज्जैन जहां पर 4 महाकुंभ में सिंहस्थ कुंभ लगता है और ये शिप्रा नदी के तट पर था। तो बाद में जो आपने जो 16 महाजनपद पढ़े उसमें अवंती नामक जो महाजनपद था वो यहीं पर था। तो बच्चों ये आपने 5 महत्वपूर्ण प्रांतों के बारे में जाना और समझा। एक बार आप इसकी को रिवाइज करेंगे तो आपको भी ये आसानी से याद हो जाएगा। और सारे प्रांतों की अपनी अपनी विशेषताएं थी। तो बच्चों साम्राज्य का जो प्रशासनिक विभाजन था उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला जो प्रांत होता था और फिर उसके नीचे मंडल होते थे और मंडल जिले में बटे होते थे। ठीक है। और प्रांत को चक्र कहते थे उस समय और इसका जो प्रधान होता था वो राष्ट्रपाल होता था और उसके नीचे मंडल होते थे। जैसे वर्तमान में हमारा राज्य उत्तराखंड है वो चक्र के रूप में उसको मान लीजिए और उसके नीचे मंडल है। मंडल जैसे हमारे यहाँ कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल। तो जो मंडल होते थे मंडल को का जो प्रधान था उसको प्रतिष्ठा कहते थे और मंडलों के नीचे क्या आते हैं, जिले आते हैं। जैसे हमारे कुमाऊं मंडल में कितने जिले, 6 जिले हैं और जो गढ़वाल जो मंडल है उसमें 7 जिले हैं। तो ऐसे याद कर सकते बच्चों। यदि हम अतीत को वर्तमान से जोड़ेंगे तो हमारे इतिहास पढ़ने का जो महत्व है वो तभी होगा क्योंकि इतिहास क्या है, अतीत और वर्तमान के बीच का एक संवाद है। हम जब भी कोई चीज पढ़ते हैं हम अपने अतीत की चीजों को वर्तमान से जोड़ते हुए पढ़ना चाहिए। इससे हमारे वर्तमान की चीजें भी क्लियर होती हैं और अतीत की चीजें भी क्लियर होती हैं। तो बच्चों मंडल के नीचे आपका जिला है। जिले को उस समय आहार या विषय कहते थे और इसका प्रधान विषयपति था। और बच्चों प्रांतों की जो सबसे जो छोटी इकाई थी वो थी आपकी ग्राम। ठीक है। सबसे छोटी इकाई होती थी उस समय ग्राम थी और ग्राम सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम के ऊपर 10 गांव का समूह संग्रहण कहलाता था और इसके ऊपर था 20 गांव का समूह खारबटिक और उसके ऊपर 400 गांव का समूह द्रोणमुख और उसके ऊपर 800 गांव का समूह स्थानीय। तो बच्चों इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है क्रम से सखादोष, स से संग्रहण और ख से खारबटिक, द्रो से द्रोणमुख और सौ से स्थानीय। तो बच्चों ऐसे याद करेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। और सबसे छोटी इकाई मैंने आपको बताया थी ग्राम और इसका प्रशासन ग्रामीण द्वारा संचालित होता था। ये गांव के बुजुर्गों की क्या थी, बुजुर्गों की एक संस्था थी। इसके माध्यम से प्रशासन चलता था। ठीक है। अब बच्चों इसका जो कोडवर्ड है वो है आपका सखा दोष। बच्चों न्याय प्रशासन, मौर्य काल में दंड विधान जो थे वो कठोर थे और उस समय जुर्माना, अंग भंग तथा राजकन्या चुकाने पर मृत्युदंड दिया जाता था। न्याय व्यवस्था का प्रधान राजा होता था और राजा जो था वो अंतिम अपीलीय न्यायालय की भूमिका में था। सबसे नीचे ग्रामीण न्यायालय थे, उसके ऊपर खारबटिक, फिर उसके ऊपर स्थानीय और सबसे ऊपर ये था आपका जनपद न्यायालय। और इसके बाद जो जनपद जो न्यायालय था उसके भी ऊपर एक केंद्रीय न्यायालय की स्थापना की थी। इसके 2 भाग थे। पहला भाग था आपका धर्मस्थीय जिसको दीवानी कहते हैं और कंटक शोधन उस समय फौजदारी की भूमिका में था। ठीक है। जो दीवानी जो न्यायालय होते हैं आजकल वो जिसको हम सिविल कोड कहते हैं, जो सिविल कोड होते हैं उस पे जो संपत्ति के संबंध में जो विवाद होते हैं वो सुलझाए जाते हैं। कंटक शोधन में लड़ाई झगड़े या मारपीट से जो संबंधी जो मुकदमे आते हैं वो निपटाए जाते हैं। अब इसके बाद मौर्य काल में हम अध्ययन करेंगे राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन बच्चों मौर्यों द्वारा प्रशासनिक एवं सैनिक खर्चों के संचालन के लिए जो राजस्व व्यवस्था
या राजस्व प्रणाली की स्थापना की थी। और राजस्व प्रणाली का जो सबसे बड़ा अधिकारी था उस समय वो होता था समाहर्ता। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता से वह कर प्राप्त करता था, समाहर्ता। और उस समय राजस्व प्राप्ति के लिए अनेक माध्यम थे, जैसे कृषि कर, जिसको 1/6 भाग के रूप में लिया जाता था। इसके दो हिस्से थे, हिरण्यक और मेय। हिरण्यक का अर्थ था नगद रूप में, और मेय वस्तु कर के रूप में प्राप्त किया जाता था। और दूसरा जो कर था उस समय बच्चों, प्रणय था। प्रणय आपातकालीन कर था। और उसके अलावा पिंड भी एक कर था। पिंड अभी भी पंजाब में गांव को पिंड कहते हैं। पंजाब के जो क्षेत्र हैं वहां पर जो गांव हैं उनको पिंड कहते हैं। और गांव का सामूहिक जो कर है वो पिंड के रूप में लिया जाता था। इसके अलावा बिक्री कर। बच्चों, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें जो बिक्री कर है उसके बारे में ये लिखा गया है, जो बिक्री कर नहीं चुकाएगा वह मृत्यु दंड का भागी बनेगा। तो जो आदमी या जो व्यापारी जो कारोबार करता था, ठीक है, और उसको अपनी आय का 1/10वां भाग बिक्री कर के रूप में चुकाना पड़ता था। इसके अलावा पौतक नामक कर था, जो माप तोल के मानक इकाइयों पर लगता था। इसके अलावा संपत्ति कर, वारिकादेय का भी उल्लेख मिलता है। बच्चों, इस प्रकार भारत में सर्वप्रथम मौर्य वंश के शासन में एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे की झलक मिलती है। और इसी प्रशासनिक व्यवस्था का मौर्यों ने कुशलतापूर्वक संचालन करते हुए अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान की।